ग्रो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन ऐप है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रो ऐप को यूज़ कर सकते हो और ग्रो ऐप के माध्यम से शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ग्रो ऐप में नया फीचर ऐड किया गया है बिल पेमेंट के लिए और पर्सनल लोन के लिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का लिंक दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे चले जाओगे और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कतें आती है, स्टेप समझ में नहीं आता है, तो कैसे अकाउंट ओपन करना होता है स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है। अकाउंट ओपन करने के बाद सिंपली आप ग्रो ऐप को ओपन करोगे। ऐप को ओपन करने के लिए आपको पिन या फिर बायोमेट्रिक इंटर कर देना है। इस तरह से आपका ग्रो ऐप ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो नीचे आपको अलग अलग सेक्शन मिल जाता है। तो पहला है स्टॉक्स। यहाँ से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तीसरा नया फीचर ऐड किया गया है पेमेंट का। यहाँ से आप बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। और चौथा नया फीचर ऐड किया गया है लोन्स का। यहाँ से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है। और वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे मैंने ग्रो ऐप से बिना इन्वेस्ट किए पैसे कमाए। यहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करके अर्थात पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा एक ऐसा भी तरीका है जिससे कि आप बिना पैसे लगाए भी कमा सकते हो। और मैंने ग्रो ऐप से बिना पैसे लगाए भी 80,000 रुपये कमाए हैं। सारी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी, कैसे मैंने 80,000 रुपये बिना इन्वेस्ट किए भी कमाए हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करते हो, स्टॉक्स वाले सेक्शन में आते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आज के दिन स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा, अर्थात पूरा का पूरा इंडियन शेयर मार्केट कैसा चल रहा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही। आज के दिन इंडियन शेयर मार्केट अप जा रही या फिर डाउन जा रही। अब से कहने का मतलब है कि ज़्यादा आज बाइंग हो रहा, लोग ज़्यादा शेयर खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। बेचना मतलब डाउन जाना। तो मार्केट में आज ज़्यादा बाइंग हो रही या फिर सेलिंग हो रही, मार्केट का परफॉर्मेंस अप है या फिर डाउन है, इसकी जानकारी आपको इंडेक्स से होती है। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बेसिक से समझा रहा, अभी आप ध्यान से समझिए और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं, लेकिन जो पॉपुलर इंडेक्स हैं इंडिया में वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पे दिखाई दे देता है। इसके अलावा और भी इंडेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 50 इंडेक्स इंडिया के टॉप 50 कंपनी के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, जो कि एनएससी में लिस्टेड हैं। अब ये एनएससी क्या होता है, ये भी आपके मन में डाउट हो सकता है। तो एनएससी और बीएससी दो चीज़ें होती हैं। ये इंडिया के दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ से लोग स्टॉक्स को बाई करते हैं, अर्थात कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। तो कंपनी के शेयर को आप डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद सकते, आपको एनएससी या फिर बीएससी से खरीदना होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपको वेजिटेबल लेना होता है, सब्जी खरीदना होता है, तो आप डायरेक्ट फार्मर के पास नहीं जाते हो, सब्जी की दुकान पे जाते हो। और जो सब्जी का दुकान वाला होता है वो अलग अलग फार्मर से वेजिटेबल्स खरीद के अपने पास रखता है और वो आपको बेचता है। तो एनएससी और बीएससी दुकान है जहाँ पे भारत की सारी कंपनियाँ लिस्टेड हैं और एनएससी और बीएससी से ही आप कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो। तो निफ्टी 50 स्पेसिफिक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 बड़ी कंपनी के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है कि आज के दिन भारत की 50 बड़ी बड़ी कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही। उन 50 बड़ी कंपनियों में ज़्यादा बाइंग हो रही या फिर सेलिंग हो रही, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। अगर यहाँ पे आपको वैल्यूज़ प्लस में दिखाई देते हैं और ये ग्रीन दिखाई देता है, तो आप समझ लो कि आज निफ्टी 50 बढ़ रहा है, भारत की टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही। साथ में सिमिलरली अगर आपको पता करना है कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी से पता कर सकते हो। तो आज बैंकिंग कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही। और तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पे फिन निफ्टी मिल जाता है। फिन निफ्टी में सारी फिनेंशियल कंपनीज आ जाती हैं। इसमें बैंक भी आ जाता है। बैंक का अलग से इंडेक्स था जो कि केवल बैंकिंग कंपनीज के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है।
लेकिन फिन निफ्टी में बैंकिंग कंपनीज भी आ जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती है, अर्थात जितनी टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज हैं, वो सब कुछ यहाँ पे इसमें आ जाता है। इसके अलावा आपको सेंसेक्स देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स है। सेंसेक्स BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। अगर आपको पता करना हुआ कि वो कौन सी टॉप 30 कंपनीज हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे पता करना हुआ कि सेंसेक्स में अभी कौन कौन सी टॉप 30 कंपनीज हैं इंडिया की, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर मुझे सेंसेक्स कंपनीज उनका लिस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप सी ऑल पे क्लिक करके सारी कंपनीज को देख सकते हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस तरह से टॉप 30 कंपनीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हो गया इंडेक्स के बारे में। यहाँ से आप पर्टिकुलर डे मार्केट को देख सकते हो कि अप जा रही या फिर डाउन जा रही। अब नीचे यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलता है। ये जो पहला सेक्शन है जिसका नाम ही है एक्सप्लोर, तो यहाँ से आप ग्रो ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो और कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हो जिसमें कि आपको ट्रेड करना हो और इन्वेस्ट करना हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको होल्डिंग और वॉच लिस्ट वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हम लोग एक्सप्लोर में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो पे सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी के शेयर को खरीदा जा रहा, बाय किया जा रहा। स्पेसिफिक ग्रो ऐप में बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टिंग के लिए ऐप हैं, अलग अलग ब्रोकर हैं। स्पेसिफिक ग्रो की बात की जा रही कि ग्रो ऐप में ही कौन से कंपनीज के शेयर को ज़्यादा खरीदा जा रहा। तो यहाँ पे आप उन कंपनीज का नाम देख सकते हो, जैसे कि रिलायंस पावर, पंजाब नेशनल बैंक, IOCL, IDFC बैंक। ये जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड टूल्स दिखाई देता है। प्रोडक्ट एंड टूल्स में यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है FNO का। FNO का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ से आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की माना जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके समय के साथ अच्छी तरह से ट्रेडिंग को समझ लेते हो, सीख जाते हो, इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हो, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप बिल्कुल इस तरफ ध्यान मत दो। पहले आप इन्वेस्टिंग सीखो, उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चालू करो। दूसरा यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्राडे होता है। तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग भी करते हो और ट्रेडिंग भी करते हो। इन्वेस्टिंग को लोग इस तरह से देखते हैं, कंपनी के शेयर्स को खरीदा और वो लंबे समय तक उस शेयर को होल्ड करके रखेंगे, महीना 2 महीना 5 साल 10 साल जितना भी मन हो, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन ट्रेडिंग को लोग इस तरह से देखते हैं कि आज हमने खरीदा आज बेच दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे इसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आपको विद इन डे शेयर को खरीद करके बेचना होता है। लेकिन इसके भी अपने अलग फ़ायदे हैं। यहाँ पे आप लगभग 5 गुना सस्ते दाम पे शेयर को खरीद सकते हो। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या होता है इंट्राडे। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन मिलता है वो है IPO। तो IPO क्या होता है इसे भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो मान लो कोई कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है ताकि वो उन पैसों से अपने कंपनी को और ग्रो कर सके, उसमें और पैसा इन्वेस्ट करके, कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करके। तो इसके बदले में वो अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक कर देती है IPO के माध्यम से, जिसमें कि लोग उसके शेयर्स को परचेज करते हैं फर्स्ट टाइम और लोग कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। IPO के माध्यम से पब्लिक करने के बाद जो कंपनी के पास पैसा इकट्ठा होता है, कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मार्केटिंग में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसा भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी उनका पर्पस हो IPO लाने का। तो कंपनी का सोल पर्पस होता है पैसे कलेक्ट करना पब्लिक से, ताकि वो अपने कंपनी में और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके अलग अलग एरिया में अपने कंपनी को ग्रो कर सके, और इसके बदले में पब्लिक को अपने कंपनी में शेयर्स देती है, हिस्सेदारी देती है। तो ये होता है IPO। यहाँ पे आपको ऑल स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, अर्थात NSE और BSE में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, यहाँ से आप सारी कंपनीज का लिस्ट देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करते हो यहाँ पे तो आपको गेनर्स और लूजर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो गेनर्स में भी यहाँ पे आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिलता है, लार्ज, मिड और स्मॉल। तो गेनर्स जैसा कि इसका नाम है, इससे पता चलता है कि आज के दिन, आज के स्पेसिफिक दिन जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई थी, और स्टॉक मार्केट का ओपनिंग टाइम होता है 9:15 AM और क्लोजिंग टाइम होता है 3:30 PM नॉर्मल वर्किंग डे में। तो जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई थी, तो ओपन होने के बाद अभी तक में सबसे ज़्यादा किस कंपनी का
शेयर प्राइस बढ़ा है, यहाँ से आप गेनर में देख सकते हो। अब कंपनी भी कोई बड़ी होती है, कोई मीडियम होती है, कोई स्मॉल कंपनी होती है। तो यहाँ से आप लार्ज, मिड और स्मॉल कंपनीज को देख सकते हो कि बड़ी कंपनीज में सबसे ज़्यादा किसका शेयर प्राइस बढ़ा है, मीडियम साइज़ की कंपनीज में सबसे ज़्यादा किस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है, स्मॉल साइज़ की कंपनी में सबसे ज़्यादा किस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है आज के दिन स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद। वैसे यहाँ पे जो लार्ज, मिड और स्मॉल डिसाइड किया जाता है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो मान लो कोई एबीसी कंपनी है, वो जितने भी शेयर्स को पब्लिक करती है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स को अगर उसके शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक मनी अमाउंट आएगा, तो उसको कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे आपको टॉप लूजर्स दिखाई दे देते हैं आज के दिन के। तो यहाँ पे अगर आपने गेनर्स में देखा होगा तो देख सकते हो वैल्यूज़ यहाँ पे आपको ग्रीन और प्लस में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इसकी प्राइस बढ़ी है आज के दिन। सिमिलरली अगर आप लूजर्स में जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यूज़ रेड में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हुआ है। सिमिलरली लूजर्स में भी आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज मिल जाता है कैटेगरी वाइज। अगर आप और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स इन न्यूज़ दिखाई दे देता है। यहाँ से आप कंपनीज का न्यूज़ पढ़ सकते हो। देख सकते हो अलग अलग न्यूज़ कंपनी है, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड, मनी कंट्रोल, उसमें कंपनीज के बारे में न्यूज़ आते रहता है कि कंपनी ने क्या किया, क्या डिसीजन लिया। न्यूज़ के माध्यम से भी आप कंपनीज के बारे में जान सकते हो। वैसे न्यूज़ ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई XYZ कंपनी है, उसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आज के दिन आ जाता है तो जाहिर सी बात है लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और उस कंपनी का शेयर अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको टॉप बैंक्स दिखाई दे देंगे, भारत के टॉप बैंक्स। यहाँ से आपको हाई डिविडेंड पे करने वाले कंपनीज का नाम मिल जाता है। अब डिविडेंड क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर को परचेज करते हो, अर्थात आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हो, शेयर का हिस्सेदार, यानी आपने उस कंपनी को पैसा दिया है, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है। यहाँ पे आपको डिविडेंड में या तो पैसे देगा कंपनी और वो पैसे आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिल जाता है, जो भी बैंक अकाउंट आपने अपने डीमेट अकाउंट के साथ जोड़ रखा है, या फिर कुछ कंपनीज शेयर्स भी देती है एज ए डिविडेंड। तो यहाँ पे वेदांता सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ETFs में। और सबसे नीचे आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज दिख जाता है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करना होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो आप ट्रेड करते हो उसके लिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन चूंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगी, अर्थात शेयर प्राइस बढ़ेगा ही। लेकिन कोई मान लो फंडामेंटली वीक कंपनी भी है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर डे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, जिसमें कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखना होता है, लेकिन ट्रेडिंग आपको शॉर्ट टर्म में करना होता है। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर को यूज़ करके किया जाता है, ढेर सारे इंडिकेटर हैं इस एनालिसिस को करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस में हमें पता ये करना होता है कि आने वाले कुछ समय में, यानी कि कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में शेयर का प्राइस अप जाने वाला होता है या फिर डाउन जाने वाला होता है। ये बेस्ड ऑन पास्ट डेटा किया जाता है, जो पास्ट में इसके चार्ट बनते हैं उसके बेसिस पे किया जाता है इंडिकेटर्स को यूज़ करके। बस हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि शेयर प्राइस अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे और आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हो। चलिए अब हम लोग लाइव देखते हैं प्रोसेस कि कैसे आपको शेयर्स को बाय करना होता है। तो सबसे पहले आपको ऊपर आ जाना है स्क्रॉल करके। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्सप्लोर के सामने यहाँ पे आपको एक होल्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो होल्डिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था और तो और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा या फिर लॉस हो रहा, वो चीज़ें यहाँ पे आप होल्डिंग में देख सकते हो। होल्डिंग को पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने वर्तमान समय में 16,239 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका वैल्यू बढ़ के 19,877 रुपये हो चुका है। तो इस तरह से आप पैसे इन्वेस्ट करोगे मार्केट में और वो पैसे समय के साथ ग्रो करेगा शेयर प्राइस बढ़ने के बाद। और यहाँ पे मुझे ये भी देखने को मिल जाता है कि टोटल रिटर्न कितना मिला है। तो इन दोनों को अगर माइनस करोगे, अर्थात
अर्थात करंट वैल्यू में इन्वेस्टेड वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको टोटल रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी 3620 रुपये के आसपास प्रॉफिट में हूँ, लेकिन आज के दिन मैं स्पेसिफिक लॉस में हूँ। आज के दिन सुबह से अभी तक जब स्टॉक मार्केट ओपन हुआ है तब से मैं लॉस में हूँ। तो चूंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो मुझे उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज के दिन शेयर प्राइस गिरा हो उन कंपनीज़ का जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन कल के दिन वो शेयर प्राइस बढ़ सकता है या फिर बढ़ेगा। और यहाँ पे आपको कंपनीज़ का लिस्ट मिल जाता है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे। तो ये आपको होल्डिंग में देखने को मिल जाता है, जो कि एक्सप्लोर के साइड में दिखाई देता है। इसे होल्डिंग या फिर पोर्टफोलियो दोनों चीज़ें कही जाती हैं। अब यहाँ पे आप अलग अलग कंपनीज़ का वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इंडिया में ढेर सारी कंपनीज़ हैं, हर कंपनीज़ के शेयर प्राइस पे आप नज़र नहीं रख सकते। हज़ारों में कंपनीज़ हैं, आप कितना हर कंपनी का शेयर प्राइस डेली देखोगे, उतना आप देख नहीं सकते। तो ऐसे में आपके कुछ फेवरेट कंपनीज़ होते हैं जिसमें कि आप टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, सही टाइम आने पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो उन कंपनीज़ को आसानी से ढूंढने के लिए, उसके शेयर प्राइस पे नज़र रखने के लिए आप एक वॉच लिस्ट बनाओगे। उस वॉच लिस्ट में आप अपने फेवरेट कंपनीज़ को ऐड करके रखोगे जिसमें कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट किए हुए हो। वैसे जिसमें आप इन्वेस्ट कर दोगे वो आपको यहाँ पे होल्डिंग में भी दिखाई दे देगा, तो यहाँ से भी आप उसका शेयर प्राइस देख सकते हो। वॉच लिस्ट में आपको उन कंपनीज़ को मेनली ऐड करके रखना है जिसमें कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ताकि आप डेली बेसिस पे इसका शेयर प्राइस देख सको। जब आपको लगता है कि इसका शेयर प्राइस घट के मिनिमम पे आ चुका है, अब मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस समय आप सही टाइम आने पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पावर कंपनीज़ का एक वॉच लिस्ट बना रखा है जिसमें कि मैंने कुछ कंपनीज़ को ऐड किया हुआ है। वैसे इसमें मैंने सिर्फ पावर कंपनीज़ को नहीं, बाकी कंपनीज़ को भी ऐड कर रखा है। बाकी यहाँ पे मैंने एक बैंकिंग कंपनीज़ का वॉच लिस्ट बनाया था जिसमें मैंने बैंकिंग कंपनीज़ को ऐड किया है, जैसे कि बंधन बैंक, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा मैंने एक तीसरा वॉच लिस्ट बना रखा है अपने नाम से। इसमें भी अलग अलग टाइप की कंपनी है मिक्स्ड वे में। आपको अगर नया वॉच लिस्ट बनाना हुआ तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। वॉच लिस्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी आप अपने वॉच लिस्ट का नाम देना चाहते हो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी का एक वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ, मोटर्स कंपनी का, जो कि व्हीकल्स बनाती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली वॉच लिस्ट का नाम दे दूंगा। मान लो यहाँ पे मैं व्हीकल कंपनी के नाम से एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम डालने के बाद वॉच लिस्ट में कंपनीज़ को ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मुझे कंपनीज़ को ऐड करने के लिए सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं सिंपली कंपनी का नाम सर्च कर लूँगा, जैसे कि मान लो टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही टाटा मोटर्स सर्च किया, यहाँ पे मुझे कंपनी का नाम दिख जाता है। सिंपली मुझे इस पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा मान लो मुझे अशोक लेलैंड कंपनी को भी ऐड करना हुआ, तो यहाँ पे मैं अशोक लेलैंड सर्च करूँगा और यहाँ से मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं मारुति को भी ऐड करना चाहता हूँ, मारुति सुजुकी। यहाँ पे मैंने 3 कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया, एडेड टू वॉच लिस्ट। यहाँ से मुझे बैक कर लेना है। अब मैं अगर यहाँ पे व्हीकल कंपनी वाले वॉच लिस्ट में जाके दिखाऊँ तो देख सकते हो 3 कंपनी जो मैंने अभी ऐड किया वो देखने को मिल जाता है। अब चाहो तो अपने वॉच लिस्ट में से किसी कंपनी को सेलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, और स्पेसिफिक इंट्राडे ट्रेडिंग केवल एक दिन के लिए किया जाता है, 9:15 AM से 3:30 PM तक। अगर आप वॉच लिस्ट के अलावा डायरेक्ट कंपनी को सर्च करना चाहो तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको डाबर कंपनी में इन्वेस्ट करना हुआ, जैसे ही मैंने डाबर सर्च किया, यहाँ पे मुझे कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाबर से ढेर सारे सर्च रिजल्ट शो हो रहे हैं। इसमें से आपको किसी के सामने स्टॉक्स दिख रहा है, किसी के सामने ऑप्शन चेन दिख रहा है, किसी के सामने ऑप्शन दिख रहा है, किसी के सामने फ्यूचर दिख रहा है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी आप इन्वेस्टिंग से चालू करो, या फिर आप थोड़ा बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि रिस्की होता है लेकिन उतना रिस्की नहीं होता जितना कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ से मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप किसी स्टॉक को सर्च करके उस पर क्लिक करते हो या फिर अपने वॉच लिस्ट में से जा करके स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हो, तो इस तरह से आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का सारा डिटेल मिल जाता है। अब क्या क्या डिटेल मिल जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने जो कंपनी सेलेक्ट किया है उसका नाम तो दिखता ही है, उसके नीचे आपको कंपनी का करंट शेयर प्राइस दिख जाएगा कि कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना है। तो डाबर इंडिया कंपनी के एक शेयर का वैल्यू है अभी 588 रुपये 75 पैसा, और वर्किंग डे में जब शेयर मार्केट ओपन होता है तो ये शेयर प्राइस घटते और बढ़ते रहेगा, अर्थात चेंज होते रहेगा 9:15 से लेकर के 3:30 तक। यहाँ पे आपको शेयर प्राइस के नीचे दिख जाता है कि आज के दिन
अभी पर्टिकुलर इस टाइम पे शेयर का प्राइस कितना रुपया घटा है या फिर बढ़ा है। अगर आपको यहाँ पे ये नेगेटिव में दिखाई देता है रेड कलर में, तो इतना रुपया ये घटा है 3.8 रुपीज़, और कितना परसेंट घटा है वो परसेंटेज भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। ये एक दिन का डेटा है, आज के दिन का। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि वो कंपनी किस कैटेगरी का है, किस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विस की कंपनी है। तो ये पर्सनल प्रोडक्ट बनाती है जो कि पर्सनल यूज में लोग लाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई देता है। इस ग्राफ के माध्यम से आप देख पाओगे, पता कर पाओगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में इस कंपनी के शेयर का प्राइस कितना था। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आज के दिन का यहाँ पे मुझे शेयर प्राइस दिखाई देता है, कब कब कितने बजे कितना प्राइस था। यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली एक दिन का या फिर एक वीक का शेयर प्राइस देख सकते हो। आप चाहो तो एक मंथ का भी शेयर प्राइस देख सकते हो कि एक महीने में इसके शेयर प्राइस में क्या चेंजेस आया है। देख सकते हो शेयर प्राइस कंटिन्यू बढ़ा है, 549 रुपये से लेकर के आज 588 रुपये तक चल रहा। एक साल में इस कंपनी के शेयर प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे आप देख पाओगे। देख सकते हो कभी बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा है और बढ़ा है। ये हो गया एक साल का। 5 साल में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि 5 साल में आप देख सकते हो इस कंपनी का शेयर प्राइस 373 रुपये से लेकर के 588 रुपये तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके इसके लाइफ टाइम का शेयर प्राइस देख सकते हो कि 2002 में इसका शेयर प्राइस 7 रुपये 43 पैसा था, आज के दिन 588 रुपये है। तो अकॉर्डिंगली आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा कितना गुना हो जाता वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो 7 रुपये से लेकर के 588 हो गया है, अर्थात 583 रुपये इसका शेयर प्राइस बढ़ चुका है। कितना परसेंट बढ़ा है वो भी आप देख सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको नुकसान हो, लेकिन आपको शेयर को होल्ड करके रखना है। लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देख सकते हो अगर आपने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे आपको कुछ खास फ़ायदा दिखाई नहीं देता, या फिर अगर आपने एक साल के इंटरवल में यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 602 रुपये पे और अभी आप 588 रुपये पे होते तो भी आप लॉस में रहते। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। यहाँ पे इस तरह से आप चार्ट को देख करके कंपनी के शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कैंडल में देखना हुआ तो वो भी देख सकते हो। कैंडल में शेयर प्राइस को तब देखना चाहिए जब आपको ट्रेडिंग करना हो, सेम डे बाई करके सेल करना हो, अर्थात इंट्राडे ट्रेडिंग करना हो। तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देख सकते हो ये कैंडल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप इसको फुल स्क्रीन में करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको कैंडल देखने को मिल जाता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट करके कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ से आप एक एक कैंडल कितने टाइम फ्रेम का देखना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह से चार्ट को तब देखा जाता है जब आपको ट्रेडिंग करना होता है। आज ही शेयर को बाई करके सेल करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तब देखना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको 5-10 मिनट या फिर 15 मिनट इस टाइप का कैंडल देखना चाहिए। इसके अलावा ट्रेडिंग में आपको चार्ट को देख करके ही, अर्थात पास्ट में कंपनी के शेयर प्राइस को देख करके इन कैंडल्स से आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि आने वाले कुछ समय में, समय मतलब ऐसा नहीं कि 5 दिन 10 दिन, एक दिन में ही आपको बाई करके सेल करना है। आने वाले समय मतलब 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट इस टाइप का, इसमें शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। अब इसी को पता करने के लिए लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। एक तो चार्ट को देख करके, कैंडल को देख करके पता करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस FX पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको इंडिकेटर अलग अलग मिल जाते हैं। इन इंडिकेटर्स को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके या फिर चार्ट के नीचे ड्रॉ करके लोग पता करते हैं कि बने हुए चार्ट के बेसिस पे आगे इसका चार्ट कैसा बनने वाला है। अगर लोग इसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर लें कि आगे चार्ट बढ़ने वाला है, अर्थात शेयर प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, तो लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, पता करना पुराने चार्ट को देख करके कि आने वाले समय में इस चार्ट में शेयर प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। अब यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, हर एक इंडिकेटर को जानना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग स्पेसिफिक इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो कि उनका पर्सनल फेवरेट होता है, जो कि उनको यूज़फुल लगता है। उन इंडिकेटर्स को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। कन्फर्मेशन कोई नहीं देता, कन्फर्मेशन आपको कोई इंडिकेटर नहीं देगा, सिर्फ इंडिकेट करेगा। जैसा कि इसका नाम है इंडिकेटर, ये केवल इंडिकेट करेगा कि आने वाले थोड़े समय में शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, और उसी के बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं। बाकी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है ट्रेडिंग में, करते करते आपको आइडिया हो जाएगा कि शेयर प्राइस अब बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। चार्ट देख करके ही आपको आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं। एक एक इंडिकेटर्स के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला,
काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। बस आप इतना समझ लो कि इंडिकेटर से आप इंडिकेशन लेते हो कि शेयर प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, ऐसा कुछ। अब यहाँ से अगर मैं चार्ट से बाहर आकर के नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आपको स्टॉक का ओवरव्यू मिल जाता है। इसमें आप देख पाओगे परफॉर्मेंस कि आज के दिन इसका लोएस्ट प्राइस कितना था, अर्थात शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहती है, कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है। तो आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद इसका सबसे लोएस्ट प्राइस कितना गया था वो यहाँ पे आपको टुडेज लो में दिखाई दे देगा। यहाँ पे आपको आज का हाईएस्ट प्राइस दिखाई दे देता है। आज के दिन शेयर का प्राइस बढ़ा है तो बढ़ के कितना गया है, अभी आप देख सकते हो शेयर का प्राइस 589 रुपये है, लेकिन इसका हाईएस्ट 597 रुपये भी जा चुका है आज के दिन ही। और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको 1 साल का डेटा मिल जाता है, 52 वीक्स लो और 52 वीक्स हाई। 1 साल में इसका लोएस्ट प्राइस कितना जा चुका है और हाईएस्ट प्राइस कितना जा चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाता है और एक इंडिकेटर जो कि दर्शाता है कि अभी के समय में ये अपने हाईएस्ट पे है या फिर लोएस्ट पे है 1 साल के। और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको इस शेयर का आज का ओपनिंग प्राइस दिख जाता है, अर्थात 9:15 पे जब शेयर मार्केट ओपन हुआ था तब इसका प्राइस लगभग 592 रुपये था। पिछले दिन जब मार्केट क्लोज हुई थी तो इसका शेयर प्राइस कितना था, कितने प्राइस पे क्लोज हुआ था वो देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी का कितना वॉल्यूम है वो देखने को मिल जाएगा। इसका लोअर सर्किट क्या है आज के दिन का और अपर सर्किट क्या है। लोअर सर्किट, अपर सर्किट ये इंडिकेट करता है कि किसी पर्टिकुलर दिन इस शेयर प्राइस का कितना प्राइस नीचे गिर सकता है और कितना प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अभी ये 589 रुपये है। अगर इसका प्राइस घट करके 533 रुपये 20 पैसे पहुँच जाता है तो इस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। या फिर इसका शेयर प्राइस 589 रुपये है, इसका शेयर प्राइस बढ़ के 651 रुपये हो जाता है तो भी इसका बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। तो ये अपर सर्किट, लोअर सर्किट लिमिट बताता है कि कितना मैक्सिमम घट सकता है और कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है। एक लिमिट ही है, इससे ज़्यादा घट या फिर बढ़ नहीं सकता। उसके बाद इस शेयर की बाइंग और सेलिंग आज के दिन बंद हो जाएगी। ये आपको अपर सर्किट लिमिट और लोअर सर्किट लिमिट बता देता है। और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ दिखाई दे देता है, बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर से पता चलता है कि आज के दिन अभी के समय में कितने % लोग इस कंपनी के शेयर को बाई कर रहे हैं और कितने % लोग सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे घटते बढ़ते रहता है, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टॉक्स का बायर ज़्यादा हो सकता है, कभी भी किसी स्टॉक्स का सेलर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोग कंटिन्यू इसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो बायर्स और सेलर्स किसी कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो जब ज़्यादा बायर्स होंगे तो इसका डिमांड ज़्यादा होगा, अर्थात जब खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो मार्केट में उसका डिमांड ज़्यादा होगा, तो उस समय आप देखोगे कि शेयर प्राइस बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड जब सेलर्स ज़्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगा, तो उस सिचुएशन में आप देखोगे कि शेयर प्राइस घटता है। ये ज़्यादा हुआ तो शेयर प्राइस बढ़ता है, ये ज़्यादा हुआ पर्टिकुलर टाइम पे तो शेयर प्राइस घटता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि बायर्स जो कि इसको खरीद रहे हैं वो कितने प्राइस पे इसको खरीदना चाहते हैं और कितने क्वांटिटी को खरीदना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि सेलर्स कितने प्राइस पे इस कंपनी के शेयर को बेचना चाहते हैं और कितने क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं। स्पेसिफिक कितने क्वांटिटी को अभी बाय किया जा रहा और कितनी क्वांटिटी को सेलिंग पे डाला गया है वो देखने को मिल जाता है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट रेटिंग देखने को मिल जाता है, अर्थात एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में। क्या इस स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर आपने इस स्टॉक को बाई करके रखा है तो इसको होल्ड करना चाहिए, या फिर ये स्टॉक सही नहीं है आपको सेल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स की रेटिंग दिख जाती है। तो 61% एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको बाई करना चाहिए, 34% का कहना है कि अगर आपने बाई किया हुआ है तो आप इसको बाई करके रखो, होल्ड करके रखो, इसका शेयर प्राइस और बढ़ने वाला है। और 5% लोगों का कहना है कि नहीं, इसको आपको सेल कर देना चाहिए, ये आपको नुकसान देने वाला है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल डेटा मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंपनी के शेयर्स में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं, उसको पता करने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं। वो पैरामीटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, अर्थात इस डेटा को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये डेटा देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये डेटा तो आपको देखना आना ही चाहिए और इसका मीनिंग भी पता होना ही चाहिए। तो किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये डेटा अच्छे से जांच लेना है, समझ लेना है। तो अब समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय कंपनी इनटू प्राइस ऑफ ए शेयर। तो जितना कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स होता है मार्केट में, उसको अगर आप उसके शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक प्राइस वैल्यू आएगा, उसको कहा जाता है मार्केट कैप। इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कोई कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, मीडियम कैप कंपनी है या फिर स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का छोटा और बड़ा होना स्टॉक मार्केट में इसी मनी अमाउंट के बेसिस पे किया जाता है। दूसरा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। तो जैसा कि इसका नाम है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसों से कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। तो यहाँ पे ये 19% है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए नेट इनकम को शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर देना होता है। उसके बाद जो रेशियो आएगा वो कंपनी का ROE होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे पहले हम लोग इसको समझते हैं EPS। ये बताता है कि कंपनी पर शेयर कितना कमा रही है, अर्निंग पर शेयर। और यहाँ पे मिलता है PE रेशियो। PE रेशियो जैसा कि इसका नाम है, ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप कंपनी के शेयर प्राइस को डिवाइड कर देते हो EPS से, अर्थात कंपनी एक शेयर से कितना पैसा कमा रही है उससे डिवाइड कर देते हो, तो आपको PE रेशियो मिल जाता है। तो PE रेशियो का फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो इस कंपनी का PE रेशियो है 61.57। इसके अलावा यहाँ पे मिलता है आपको PB रेशियो। इसको कहा जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। और बुक वैल्यू पर शेयर को कैलकुलेट किया जाता है एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसके बाद यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है एनुअली, एक साल में कितना डिविडेंड दिया जाता है पर्सन को, अपने शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा, पर शेयर डिवाइडेड बाय जो भी शेयर का करंट प्राइस है। तो उससे जो रेशियो निकलेगा उसको कहा जाता है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड मैंने आपको शुरू में भी समझा दिया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर करती है एज ए डिविडेंड, उसी के बेसिस पे डिविडेंड यील्ड भी कैलकुलेट किया जाता है। बाकी ये तो PE रेशियो था स्पेसिफिक इस कंपनी का। इस इंडस्ट्री की जो PE रेशियो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, अर्थात इस टाइप की सारी कंपनीज का PE रेशियो का एवरेज। यहाँ आपको बुक वैल्यू मिल जाता है। बुक वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको कैलकुलेट करना है एसेट माइनस लायबिलिटी, कंपनी के पास कितना एसेट है उसको माइनस करना है लायबिलिटी में और डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से। इसके अलावा एक और रेशियो मिलता है डेट टू इक्विटी। डेट कर्ज को कहा जाता है, डेट में लोन वगैरह आ जाता है, उसको अगर आप इक्विटी अमाउंट जो कि इक्विटी का प्राइस है उससे डिवाइड करोगे तो जो रेशियो मिलता है उसको कहा जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये हो जाता है कुछ फंडामेंटल डेटा जो कि आपको चेक करना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिनेंशियल्स मिल जाता है। फिनेंशियल्स में आप कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो। रेवेन्यू भी आप क्वार्टरली देख सकते हो, अर्थात 3-3 महीने के बेसिस पे, या फिर ईयरली देख सकते हो, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, या फिर क्वार्टर दर क्वार्टर 3-3 महीने में कंपनी का रेवेन्यू घटता है या फिर बढ़ता है, वो दिख जाएगा। और कितना रेवेन्यू था करो उसमें वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप प्रॉफिट भी देख सकते हो, क्वार्टरली, ईयरली आप देख सकते हो इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर घट रहा। नेटवर्थ देख सकते हो, ये भी आप क्वार्टरली और ईयरली देख सकते हो। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का डेटा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अबाउट कंपनी दिख जाता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसका MD CEO जो भी होगा उसका नाम दिख जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। कब कंपनी को फाउंड किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका क्या सिंबल है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आप वो देख पाओगे डाबर के। इसके अलावा यहाँ पे आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है, कैसे देखना होता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में मेनली आपको ये 4-5 नाम दिखाई देंगे। प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के पास कंपनी का कितना हिस्सेदारी है, कितना शेयर है, तो ये 66.24% है। तो कंपनी के पास मिनिमम 40% तो शेयर होना ही चाहिए कंपनी के प्रमोटर्स के पास। प्रमोटर्स यानी जिसकी कंपनी होती है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इसमें कि विदेशी कंपनियां आ जाती है कि विदेशी कंपनियों ने इस कंपनी के कितने शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, वो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिटेल का ऑप्शन मिलता है। रिटेल यानी कि नॉर्मल पब्लिक, हमारे आपके जैसे लोग, नॉर्मल पब्लिक ने कितना % इसका शेयर होल्ड करके रखा हुआ है वो परसेंटेज दिख जाता है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मीन्स भारत देश की कंपनी ने ही कितना परसेंट इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा है। तो नॉर्मल पब्लिक भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और अदर कंपनीज भी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो ये फॉरेन की कंपनी इतना हिस्सेदारी रखती है और इस देश की कंपनी इतना हिस्सेदारी रखती है इस स्पेसिफिक कंपनी में, जबकि कंपनी का अपना हिस्सेदारी है 66.24%। और ये नॉर्मल पब्लिक हो गए हमारे जैसे। और ये होता है म्यूचुअल फंड कंपनी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है, कंपनी के शेयर्स में ही इन्वेस्ट करती है। ये भी आप नॉर्मल पब्लिक का पैसा समझ सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग मिल करके एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो ढेर सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज कॉम्बाइनली मिल करके 3.36% हिस्सेदारी रखती है इस कंपनी में। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और नीचे आपको सिमिलर स्टॉक्स दिख जाता है। इसके अलावा आप ऊपर स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको न्यूज़ दिखाई दे देता है इस कंपनी से रिलेटेड, स्पेसिफिक टू दिस कंपनी। यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाएगा, जो भी इवेंट्स हुए होंगे इस कंपनी में वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट मिल जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के डेटा को देख सकते हो। अब मान लो आपने इस कंपनी का सारा डेटा देख लिया, सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं और अब आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी के शेयर को बाय करना है, खरीदना है। तो बाय करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से ही आपको सेल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जब आप बाय किए हुए रहोगे तभी आप सेल कर पाओगे। सेल करने के लिए आपके पास शेयर भी होना चाहिए। तो अभी मेरे पास इसका शेयर नहीं है, तो मान लो मैं इसका कुछ शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका वर्तमान में शेयर प्राइस दिख जाता है कि अभी शेयर प्राइस 590 रुपये हो चुका है। आज के दिन 0.35% ये नीचे गया हुआ है। अब यहाँ पे आप बाय करने के लिए दो तरीक़ों से खरीद सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय करके पोर्टफोलियो में अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखना चाहते हो, तो आप डिलीवरी में बाय करोगे। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अर्थात आज के दिन ही बाय करके इसको सेल करना चाहते हो, तो आप इंट्राडे यहाँ पे चूज कर लोगे। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि अगर मुझे आज के दिन ही खरीद के बेचना पड़ा और आज के दिन इसका शेयर प्राइस नीचे गिर गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा रिस्क है। जी हाँ, इंट्राडे में ज़्यादा रिस्क है, लेकिन इसका अपना एक अलग फ़ायदा भी है। इसमें आपको शेयर लगभग 5 गुना सस्ते दाम पे मिल जाता है। 5 गुना ही सस्ते दाम पे मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर पे, किस ब्रोकर का आप डीमेट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि आपको सस्ते दाम पे शेयर मिल जाता है तो आप ज़्यादा शेयर खरीद पाओगे और अकॉर्डिंगली आपको शेयर प्राइस बढ़ने या फिर घटने पे जो फ़ायदा और नुकसान होगा वो भी ज़्यादा और कम होगा। तो चूँकि यहाँ पे अगर आपको 5 गुना सस्ते दाम पे शेयर मिल जाता है तो आप 5 गुना ज़्यादा शेयर खरीद पाओगे और 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस के चांसेस होंगे। लेकिन इंट्राडे में भी आपको शेयर को खरीदने के बाद, अर्थात नॉर्मल वर्किंग डे में 9:15 पे मार्केट ओपन होने के बाद 3:15 PM तक सेल कर देना होता है खुद से। अन्यथा आपका जो ब्रोकर है, जिस ट्रेडिंग अकाउंट से आपने शेयर को इंट्राडे में बाय किया है, वो खुद से सेल कर देगा। उसके बदले में वो सेल करने का चार्ज भी लेगा, इसीलिए आपको खुद से सेल करना है, वो भी 3:15 तक। तो मैं मान के चलता हूँ आप बिगनर हो, आप पहली बार स्टॉक मार्केट सीखना चालू किए हो, शेयर मार्केट के बारे में सीखना चालू किए हो, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग ना ही करो, ये थोड़ा रिस्की होता है। आप इक्विटी में अर्थात डिलीवरी में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको डिलीवरी पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी आपको बाय करना है आप यहाँ पे इंटर कर दोगे। एक शेयर का प्राइस आप देख सकते हो 590 रुपये के आसपास है। यहाँ पे मैं मान लो 3 शेयर खरीदना चाहता हूँ डाबर का, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटी इंटर कर दिया। 3 क्वांटिटी इंटर करते ही आप देख सकते हो मुझे कितना पे करना होगा देखने को मिल जाता है, 1776 रुपये। तो अभी मैंने डिलीवरी पे सेलेक्ट करके रखा है। ऑन द अदर हैंड यही 3 क्वांटिटी अगर मैं इंट्राडे में बाय करता हूँ तो देख सकते हो मुझे कितना पे करना होगा, 5 गुना का मार्जिन मिल जाएगा, 356 रुपये मात्र। कहाँ 1776 रुपये पे करना पड़ रहा था, यहाँ पे 356 रुपये पे करना होगा 3 क्वांटिटी के लिए। तो लगभग 5 गुना मुझे सस्ते दाम पे इंट्राडे के केस में मिल जाता है। तो जितना भी पैसा है उसी पैसे से आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन आपको सेम डे सेल करना होगा, नुकसान हो गया तो रिस्क है। मैं डिलीवरी में ही बाय करना चाहता हूँ तो इस पर सेलेक्ट कर लेना है। अब बाय करने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, अर्थात आपके ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में पैसा एडेड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। तो जो भी आपके ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में पैसा एडेड होता है, जो कि आपने अपने बैंक अकाउंट से ऐड किया है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैलेंस में। तो अभी मेरे पास 10,900 रुपये है। तो अगर आपके पास यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखता है तो सबसे पहले आपको बैलेंस ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपने पहली बार शेयर खरीदने के लिए
ये वीडियो देखा है तो आपको मनी ऐड करना नहीं आता होगा, आपने मनी ऐड करके नहीं रखा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इससे बाहर आकर के मनी ऐड करना भी सिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली बाहर आ जाना है। यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना बैलेंस देखने को मिल जाएगा, जो भी पैसे आपने अपने बैंक अकाउंट से ऐड किया है अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में, वो देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अभी अवेलेबल बैलेंस, जिसको कि मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो देखने को मिल जाएगा। मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस ऐड किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि कैसे ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे। मैं ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड मनी पे क्लिक करना है और जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किया होगा ग्रो का डीमेट अकाउंट बनाते समय, उसी बैंक अकाउंट से आप इस डीमेट अकाउंट में मनी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मान लो अमाउंट इंटर कर देता हूँ 500 रुपये, जो कि मैं अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में ऐड करना चाहता हूँ। इस बैलेंस में मेरा वो बैलेंस ऐड हो जाएगा, ये वाला। अभी 10,900 है, आप देखना 11,400 हो जाएगा। अब जो भी बैंक अकाउंट आपने अपने डीमेट अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप अलग अलग पेमेंट मेथड चूज करके अपने डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में मनी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो यूपीआई से भी मनी ऐड कर सकते हो। मैं यूपीआई के माध्यम से मनी ऐड कर लेता हूँ गूगल पे को यूज़ करके। वैसे आपको नेट बैंकिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऐड पे क्लिक करना है। ये आपको अपने गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आपको उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देना है जो कि आपने अपने डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक कर रखा है। इस तरह से मेरा पेमेंट हो चुका है। देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो 10,900 रुपये से बढ़ के 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होकर के 11,400 हो चुका है। डन पे क्लिक करना है। इस तरह से आप अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में मनी को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं वापस से उसी सेम कंपनी को सर्च कर लेता हूँ, डाबर इंडिया, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया था। उसके डेटा को चेक करके बताया था कैसे कैसे चेक करना है। यहाँ पे फिर से आपको बाय पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैंने डिलीवरी में बाय करने का सोचा है। कितना क्वांटिटी? 3 क्वांटिटी। कितना प्राइस रिक्वायर्ड है वो देखने को मिल जाएगा, 1776 रुपये। मेरे पास उससे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, 11,400 बैलेंस है। मैं आसानी से खरीद सकता हूँ। आपको यहाँ पे NSE या फिर BSE कुछ भी सेलेक्ट करके रखना है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आपको प्राइस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप किसी शेयर को जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा उस पर खरीद सकते हो, या फिर लगता है कि आज के दिन इसी शेयर का प्राइस घट करके कुछ और जाएगा और आप सस्ते दाम पे खरीदना चाहते हो तो आप लिमिट प्राइस पे बाई कर सकते हो। तो कोई भी सामान आपको सस्ते से सस्ते दाम पे खरीदना होता है ताकि आप अपने पैसे का बचत कर सको। तो यहाँ पे कंपनी के शेयर के केस में भी कुछ ऐसा ही है। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 590 रुपये है। मुझे लगता है कि नहीं, ये 588 रुपये जाएगा, 585 रुपये जाएगा, तो मुझे 4-5 रुपये सस्ते दाम पे ये मिल सकता है। लेकिन हो सकता है ये ना भी जाए 585 रुपये, 588 रुपये तक कंटिन्यू इसका शेयर प्राइस बढ़ता रहे। लेकिन आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पे लगता है कि इसका शेयर प्राइस घटेगा तो आप लिमिट प्राइस पे बाई कर सकते हो। अगर वो प्राइस घट करके आपके लिमिट प्राइस पे अर्थात उस सस्ते दाम पे पहुंच जाता है जो कि आपने लिमिट प्राइस में इंटर किया है, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, खरीदा जाएगा। अगर नहीं पहुंचता है तो नहीं खरीदाएगा, और दिन भर में अगर खरीदा नहीं पाता है तो शाम में ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर लिमिट प्राइस पे खरीदना चाहूँ तो लिमिट सेलेक्ट कर लूँगा, और जो भी लिमिट प्राइस पे मुझे बाय करना हुआ वो यहाँ पे मैं इंटर कर सकता हूँ और बाय कर सकता हूँ, अर्थात ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अभी सक्सेसफुली बाय नहीं होगा जब तक कि ये 589 रुपये से 588 रुपये नहीं पहुँचता है घट के। वैसे मैं यहाँ पे इसको मार्केट प्राइस पे ही बाय करना चाहता हूँ। मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वर्तमान समय में प्राइस है उसी पे बाय होगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है क्योंकि मैं इमीडिएटली बाय करना चाहता हूँ। देख सकते हो बाय हो चुका है, ऑर्डर सक्सेसफुली बाय हो चुका है। अब डन पे क्लिक करना है। बाय करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने होल्डिंग्स में आ जाते हो, अर्थात अपने पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पोर्टफोलियो में ये डाबर कंपनी ऐड हो चुका है, जिसका कि मैंने 3 शेयर बाय किया है 1770 रुपये में, और इसका भी शेयर प्राइस थोड़ा घट गया है, लगभग 50 पैसे के आसपास घट चुका है। तो ये मेरा रेड में आ गया। अगर बढ़ा होता तो ये ग्रीन में आ जाता। देख सकते हो इक्वल हो चुका है बढ़ के, तो ये ग्रीन में आ गया, या फिर और बढ़ेगा तो ये ग्रीन में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि कितना आपने इस स्पेसिफिक कंपनी के शेयर को बाय किया है, कितना आपने इन्वेस्ट किया है वो नीचे दिखाई दे देगा, और कितना उसका करंट प्राइस चल रहा वो दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो ये करंट इन्वेस्टेड पे, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में भी दिखाई दे देता है कितना परसेंट आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है।
और कितना रुपए प्रॉफिट और लॉस हुआ है। यहाँ परसेंटेज दिखाई देता है नीचे और ऊपर प्राइस दिखाई देता है कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। और यहाँ आपको ओवरऑल दिखाई देता है ऊपर में कितना आपने इन्वेस्ट किया है, कितना उसका करंट प्राइस है, बढ़ने या फिर घटने के बाद आज के दिन कितना आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है। ओवरऑल आपने जब से इन्वेस्ट किया है तब से कितना आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में सारे एडेड कंपनी को देख सकते हो और आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हो। इसके अलावा आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर मैंने लिमिट में बाय किया होता तो क्या होता। तो लिमिट में बाय करने के बाद जब तक कि आपका प्राइस उस लिमिट प्राइस तक नहीं पहुंच जाता, अर्थात उस सस्ते दाम तक नहीं पहुंच जाता जो आपने लिमिट प्राइस में इंटर किया है, तब तक वो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में दिखाई देता, पेंडिंग ऑर्डर्स में। तो चूंकि मैंने मार्केट प्राइस पे बाय किया तो जो वर्तमान समय में उसका प्राइस था उसी प्राइस पे बाय किया है, तो इमीडिएटली बाय हो गया और यहाँ पे मुझे होल्डिंग्स में दिखाई दे देता है। देख सकते हो अभी ये 1.2 रुपीज़ प्रॉफिट में आ चुका है। तो इस तरह से आप कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जब आप कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हो तो बेचना कैसे होता है, और बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ दिखेगा, कैसे बैंक अकाउंट में आएगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पर मुझे मेरे होल्डिंग्स में, मेरे पोर्टफोलियो में ढेर सारी कंपनीज दिख जाते हैं जिसे कि मैंने बाय किया है। तो डाबर इंडिया कंपनी के शेयर को मैंने अभी बाय किया है, 3 शेयर को। बाकी कुछ कंपनियाँ भी दिख रही जिसको कि मैंने पहले बाय किया है, कुछ दिनों पहले। तो अगर आपने किसी शेयर को बाय किया है और उसको आप आज ही सेल करते हो, आज बाय करके आज सेल करते हो, तो आप सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको टी पिन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पुराने बाय किए हुए कंपनी के शेयर को सेल करते हो तो आपको टी पिन इंटर करना होगा। टी पिन आप जनरेट कर सकते हो सेल करते दौरान। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं इस कंपनी के शेयर को सेल करके दिखाता हूँ। 3 शेयर खरीदा है मैंने, 1 शेयर को सेल करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मुझे होल्डिंग्स में आकर के कंपनी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे 3 क्वांटिटी दिखता है, 3 शेयर दिखता है। मैं एक को सेल करना चाहता हूँ तो सेल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी मुझे सेल करना हुआ वो इंटर कर दूंगा। तो मेरे पास 3 शेयर हैं तो मैक्सिमम मैं 3 शेयर ही सेल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं केवल डेमो के लिए 1 शेयर सेल करना चाहता हूँ। तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा और सक्सेसफुली सेल हो जाता है। डन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो होल्डिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डाबर इंडिया का केवल 2 शेयर दिखाई देता है, एक मैंने बेच दिया है। अब बेचने के बाद वो जो पैसा है वो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे फंड में दिखाई दे देगा, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में। लेकिन कंपनी के स्टॉक्स को सेल करने के बाद केवल 80% बैलेंस आपको इमीडिएटली अवेलेबल मिलता है और बाकी का 20% पैसा आपको बाय एंड ऑफ द डे बैलेंस में अवेलेबल दिखाई देगा। और शेयर को सेल करने के बाद सेल किए हुए मनी अमाउंट को आप अगले दिन विड्रॉ कर सकते हो, वो भी 10 AM के बाद, अर्थात T+1 डे ट्रेडिंग के अगले दिन इसका सेटलमेंट होता है। इसके अलावा आपके मन में ये भी डाउट हो सकता है कि अगर मैं फ्राइडे को स्टॉक्स को सेल करूं तो फिर क्या सिस्टम रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट क्लोज रहता है। तो फ्राइडे को अगर आप स्टॉक्स को सेल करते हो तो 80% आपको इमीडिएटली ग्रो बैलेंस में दिख जाएगा, 20% फ्राइडे नाइट को ही अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन विड्रॉ आप मंडे को कर पाओगे जब स्टॉक मार्केट ओपन होगी, वो भी 10 AM के बाद। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि बैलेंस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा इस चीज़ को रिपीट करके सुन सकते हो, जो कि मैंने अभी बैलेंस के बारे में बताया है, सेल करने के बाद कैसे कैसे बैलेंस सेटलमेंट होता है। आप यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस में और विड्रॉ करने वाले बैलेंस में। अवेलेबल बैलेंस 10,214 रुपये है, लेकिन विड्रॉ अभी मैं केवल 9,714 रुपये कर सकता हूँ। और विड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है और आप विड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। इसके अलावा मैंने ये भी बोला कि जो मैंने पुराने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जो कि मैंने आज ना खरीद के पहले खरीदे थे, उसको अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो मुझे टी पिन की ज़रूरत होगी। जैसे कि मान लो मेरे पास BPCL का 27 शेयर है, अगर मैं इसको सेल करने जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका एक क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट सेल का ऑप्शन नहीं आया, यहाँ पे वेरीफाई सेल का ऑप्शन आ रहा। आपको यहाँ पे टी पिन जनरेट करना होगा। तो अगर आपको टी पिन याद है तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो टी पिन एंड OTP के माध्यम से। या फिर अगर आप टी पिन भूल गए हो तो यहाँ पे आप फॉरगॉट टी पिन पे क्लिक करके टी पिन पता कर सकते हो और आप अपने पोर्टफोलियो में से शेयर्स को सेल कर सकते हो, पुराने शेयर्स को, जो कि आपने आज नहीं खरीदा है। आज का आज खरीदा है तो बेचने के लिए टी पिन नहीं चाहिए, आज खरीदा है तो आज का आज बेचने के लिए टी पिन की ज़रूरत नहीं है। तो अब दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। स्टॉक्स के बारे में काफ़ी बात कर लिया, कैसे मार्केट को देखना है, कैसे कंपनी को ढूंढना है, कैसे वॉच लिस्ट बनाना है, कैसे कंपनी के फंडामेंटल डेटा को देखना है, ग्राफ देखना है,
कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे फ़ंड ऐड करना है, कैसे फ़ंड विड्रॉ करना है, कैसे कैसे फ़ंड सेटलमेंट होता है, वो चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग देखते हैं कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। शॉर्ट में हम लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में भी। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आने के बाद, तो जैसा कि स्टॉक्स के केस में आपको एक्सप्लोर का सेक्शन मिला था, जहां से आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते थे। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीकों से कंपनी को क्लासिफाई किया गया था। यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर में अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज को देख सकते हो और उसको सेलेक्ट कर सकते हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है म्यूचुअल फंड, तो ये कई लोगों का फंड होता है जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास होता है। अर्थात हमारे आपके जैसे बहुत से लोग एक म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं, फंड देते हैं, और वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, डेट में इन्वेस्ट करती है, कई जगह इन्वेस्ट करती है और डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करती है। तो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते। आपके बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है जो कि स्टॉक्स में और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट होती है। और म्यूचुअल फंड कंपनी रिस्क को मैनेज करते हुए आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है और आपके पैसे को ग्रो करती है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर वाले सेक्शन में ही आपको सबसे पहले पॉपुलर म्यूचुअल फंड दिखाई देता है। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का नाम दिखता है, उसका 3 साल का रिटर्न दिखता है, उसकी रेटिंग कितनी है वो दिख जाता है। ऊपर में ही आपको 4 म्यूचुअल फंड पॉपुलर वाले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी तरीक़ों से म्यूचुअल फंड को क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड्स जो कि हाई रिटर्न देती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाई रिटर्न वाले में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जो म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न देगी उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा लॉस के। इसके अलावा ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें कि आप केवल 100 रुपये महीने का इन्वेस्ट करके SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। इसके अलावा वैसे म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स सेविंग कर सकते हो वो दिख जाता है। लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें कि केवल लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। ये म्यूचुअल फंड कंपनी केवल बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। मिड कैप म्यूचुअल फंड जो कि मीडियम साइज़ के कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि स्मॉल साइज़ के कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और भी नीचे स्क्रॉल करने पे आपको म्यूचुअल फंड कंपनी का लिस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिनों पहले ये पॉपुलर म्यूचुअल फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया था, जिसका कि 3 साल का रिटर्न 27.8% है और इसका रेटिंग 5 है। तो जैसा कि आपके स्टॉक्स के केस में आपको होल्डिंग्स और पोर्टफोलियो दिख जाता है, जिसमें कि आप देख पाते हो कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद कितना उसका करंट वैल्यू बना है प्रॉफिट और लॉस के साथ, कितना आपका प्रॉफिट और लॉस है, कितना एक दिन का प्रॉफिट और लॉस है, कौन कौन से आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसकी सारी जानकारी आपको होल्डिंग्स और पोर्टफोलियो में मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के केस में भी आपको डैशबोर्ड दिखता है। इस डैशबोर्ड में आप देख पाओगे कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ समय पहले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट में इन्वेस्ट किया था 2000 रुपये। तो ये म्यूचुअल फंड का नाम दिख जाता है, 2000 मैंने इन्वेस्ट किया है। उसका करंट वैल्यू 2368 रुपये। मैं प्रॉफिट में हूँ, इतना मुझे रिटर्न मिल चुका है जो कि परसेंटेज में 18.4% है। काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है मुझे इसने। और एक दिन का मुझे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है 13.81 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के केस में भी जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे उसका लिस्ट मिलता जाएगा। जिसमें आप SIP करोगे या फिर आप वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसका लिस्ट मिल जाएगा। और उसके लिए यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड का NAV देख सकते हो, जैसा कि शेयर प्राइस होता है जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को दिखाता है। यहाँ पे आप NAV का ग्राफ देख सकते हो। म्यूचुअल फंड के केस में NAV होता है नेट एसेट वैल्यू। आप नीचे स्क्रॉल करके देख पाओगे कि कितना मिनिमम SIP आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो, इसका फंड साइज़ क्या है, इसका रिटर्न कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आप डालोगे कि कितना आप मंथली इन्वेस्ट करते हो या फिर वन टाइम इन्वेस्ट करते हो, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो कितना आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा और कितना आपका वेल्थ क्रिएट होगा। इसके अलावा होल्डिंग्स दिख जाता है कि ये म्यूचुअल फंड किस किस टाइप के कंपनी में इन्वेस्ट करती है, कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। रिटर्न और रैंकिंग दिख जाएगा इसका, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का। इसके अलावा इसके जैसे सिमिलर फंड्स दिख जाएंगे। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सब कुछ दिख जाएगा, अर्थात चार्जेस वगैरह और टैक्स भी दिख जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड से जो भी रिटर्न मिलेगा उसमें आपको कितना टैक्स देना होगा, कैसे कैसे टैक्स देना होगा। फंड मैनेजर दिख जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया
म्यूचुअल फंड में आप खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आपके बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी में जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्ट करता है। तो जो फंड मैनेजर होता है उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, और SIP स्टार्ट करने के बाद आप चाहो तो ई मैंडेट करा सकते हो। ई मैंडेट कराने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हर महीने आपके बैंक अकाउंट से मनी डेबिट होकर के SIP में इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको खुद से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ई मैंडेट नहीं कराते हो तो आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है लोन जैसा कि आपने SIP नहीं किया तो आपको चार्जेस लग जाएंगे। आपका मन है तो SIP करो, आप SIP स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ई मैंडेट करा दोगे तो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, तो उस पर आपका कम कंट्रोल रहेगा। आपको ई मैंडेट स्टॉप करना होगा तभी आप SIP स्टॉप कर पाओगे। या फिर आप अगर वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन मिलता है, तो ये नया फीचर है। तो यहाँ से आप बिल वगैरह पे कर सकते हो, जैसे कि फास्टैग बिल, DTH बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल। ये सारे बिल यहाँ पे आप पे कर सकते हो अब ग्रो ऐप से ही। जैसा कि आप फ़ोनपे, गूगल पे से करते हो बिल पेमेंट, वैसा आप यहाँ से ग्रो ऐप से भी अब कर सकते हो। तो ये नया फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लोन्स का सेक्शन मिल जाता है। तो ग्रो ऐप से अब आप लोन भी ले सकते हो, पर्सनल लोन। तो ज़रूरत है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अकॉर्डिंगली जो भी आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लोन लेकर नहीं दिखाने वाला, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट पे आता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने ग्रो से बिना इन्वेस्ट किए 80,000 रुपये कमाए हैं। वो कैसे कमाए हैं अब इसकी बात करते हैं, क्या तरीका लगाया मैंने। तो यहाँ पे अगर आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको नाम और अकाउंट डिटेल के नीचे रेफर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने 79,100 रुपये ग्रो से रिवार्ड के रूप में कमाए हैं। अगर आप ग्रो से रिवॉर्ड कमाना चाहते हो तो आप भी कमा सकते हो। इसके लिए बस आपको ग्रो का डीमेट अकाउंट अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या फिर किसी को भी रेफर करना है। यहाँ आपको नीचे रेफर करने के लिए लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी इनवाइट कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। और जैसे ही आप किसी को इनवाइट करते हो, रेफर करते हो ग्रो का डीमेट अकाउंट, और सामने वाला आपके रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर लेता है, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में सबसे पहले 100 रुपया दिया जाएगा। और जैसे ही सामने वाला अकाउंट ओपन करने के बाद इन्वेस्टिंग चालू कर देगा, आपको फिर से 200 रुपया दिया जाता है। तो पर रेफरल आप इस तरह से 300 रुपये तक कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है लेकिन आपको ये रेफर का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने खुद अभी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है। तो ग्रो के रेफरल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आपको पहले खुद अपने डीमेट अकाउंट से इन्वेस्टिंग चालू करना होगा, अर्थात आपको पहला इन्वेस्टिंग कर देना है, तभी आपको रेफर का ऑप्शन दिखाई देगा। और अब ये भी बात कर लेते हैं कि रेफर करने के बाद आपको बैलेंस कहाँ पे मिलता है। तो बैलेंस आपको ग्रो बैलेंस में ही दिखाई देता है। और जैसा कि नॉर्मल विड्रॉ करने का प्रोसेस होता है, जहाँ से आप फंड विड्रॉ करते हो, आप ग्रो बैलेंस को भी विड्रॉ कर सकते हो।